नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका पहले एपिसोड में। पहला एपिसोड, पहला गेस्ट, तो कुछ खास होना तो बनता है। अब क्योंकि एजुकेशन और करियर मेरे प्रिय विषय हैं, तो मुझे किसी ऐसे गेस्ट को ढूंढना था जो इसको भी कनेक्ट करे और पहला एपिसोड हो तो कुछ खास भी हो। तो एक दिन सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि एक गांव में एक सम्मान समारोह जैसा कुछ हो रहा था, तो मैंने देखा वो पेज था ग्राम पाठशाला का, और जिस व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा था उस व्यक्ति की अचीवमेंट बहुत ही खास थी और युवाओं के लिए उससे बेहतर कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता। वो सम्मान समारोह था बॉबी बैसला जी का, जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक कमाल किया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले एक युवा ने और नौकरी में रहते हुए ऑल इंडिया लेवल का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम उन्होंने टॉप किया है। उन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल की है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में। तो ये देख के मुझे लगा कि इससे बेहतर गेस्ट मेरे पहले एपिसोड के लिए कोई नहीं हो सकता और इससे बेहतर मोटिवेशन भी शायद कोई नहीं दे सकता। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे बॉबी बैसला जी से। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ पॉजिटिव डायलॉग विद बॉबी बैसला जी। बॉबी बैसला जी, स्वागत है आपका इस पहले एपिसोड में और नंबर 1 रैंकिंग होल्डर, हमारे पहले गेस्ट। और बहुत खुशी हो रही है मुझे पहले पॉडकास्ट में एक इतने बड़े अचीवर को बुला के, हमारे लिए सौभाग्य है आप हमारे साथ हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे, अभी आप सूचना प्रसारण मंत्रालय में काम कर रहे हैं दिल्ली में, तो काम के साथ साथ अभी तक की जर्नी, इतना बड़ा ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम आपने नंबर 1 रैंक हासिल की है, तो इसे जर्नी को अपनी प्लीज दर्शकों को बताइए। थैंक यू रीना जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं बच्चों को बता सकूं कि मेरी जर्नी कैसे हुई और वो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मेरा जन्म हुआ था गाजियाबाद ज़िले के गनौली गांव में। वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत आप मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही हमारा गनौली गांव ही मतलब पढ़ाई में पहले से ही थोड़ा एक्टिव कह लीजिए या कुछ भी। जी जी। तो पहले से ही हमारा पढ़ाई में रुझान तो रहा है। उसके बाद फिर हम यहाँ ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुए। मेरी 2012 में मैंने अपनी 12th पास की दिल्ली पब्लिक स्कूल से। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने 2015 में किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, ओके, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। अच्छा। और मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो आपका विषय क्या था? आपके मैंने बीकॉम की थी। कॉमर्स। पहले मेरा ये था एम कि मैं सीए करूं। अच्छा। बट वो होता है ना कि स्टार्टिंग में यूथ में आप कह सकते हैं कि पल पल आपके जो ड्रीम्स हैं वो चेंज होते हैं। कभी आपको सीए बनना है, कभी आपको कुछ बनना है, तो वो चीज़ थी। वहाँ से किरोड़ीमल कॉलेज में फिर मैंने मुखर्जी नगर पास ही था। अच्छा। वहाँ से मैंने कोचिंग की और उसके बाद फिर मेरा एक एम था कि अगर मैं डायरेक्ट यूपीएससी के लिए जाता है, किसी बड़े एग्जाम के लिए जाता, तो उसमें आप कह लीजिए थोड़ा रिस्क रहता है। अगर क्योंकि इनमें जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मेहनत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लक भी मैटर करता है। अगर मेहनत तो करो लेकिन लक भी, क्योंकि लक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेहनत कौन नहीं कर रहा आजकल। बिल्कुल, मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन लिमिटेड वैकेंसी है और लिमिटेड बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो मैंने एक एम बनाया कि पहले मैं एक नौकरी ले लेता हूँ, उसके बाद उसी के साथ साथ मैं किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर लूँगा। बहुत ही अच्छा। फिर मैंने 2016 में सीपीओ, एसएससी के थ्रू एक एग्जाम होता है सीपीओ। अच्छा। उसमें सब इंस्पेक्टर लगते हैं। ओके। तो वहाँ से मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो लकीली मेरा ये था कि मेरी पहली बार में ही मेरी 280 रैंक आई उसमें। बट वही है ना कि जब आपकी किस्मत साथ ना दे तो आपको फिर नहीं मिलती चीज़ें। मैंने 280 रैंक आने के बाद मैंने फिज़िकल की तैयारी की। मैं फिज़िकल भी देने गया और वहाँ पे मैं सब चीज़ में क्लियर हुआ। मेरी हाइट रह गई 0.5 सेंटीमीटर। तो बड़ा दुख हुआ। वहाँ से फिर निराश होके आए कि क्या करेंगे अब। उसके बाद फिर जो भी एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम थे छोटे मोटे,
CHSL होता है 12th लेवल का, CGL होता है। फिर मैंने 2017 में CGL दिया ओके, और फर्स्ट टाइम में वो भी लकीली किस्मत मेहरबान थी शायद मेरे पे। बहुत बड़े, नहीं ये किस्मत नहीं है, ये आपका। तो वहाँ फिर 2017 में मेरा CGL भी पास हो गया और मुझे उससे मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे को मिली थी गुजरात ज्वाइनिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि यार गुजरात, मेरा देखो फैमिली यहीं पे है, थोड़ा फैमिली फ्रेंड साथ में होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैं थोड़ा इसको होल्ड पे रखता हूँ और दूसरे एग्जाम की तैयारी करता हूँ। ओके, तो फिर मैंने और एग्जाम्स थे, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट भी निकाला, प्री मेंस भी उसके निकल गए, लेकिन उसमें फिर वही टाइप दिल्ली हाई कोर्ट में कोई खास जुडिशियल असिस्टेंट, जुडिशियल, ओके ओके, जी जी, वो प्री मेंस क्लियर हो, उसमें वैकेंसी भी कम ही थी, अच्छा तो उसमें आ गया था मेरा नंबर। उसके बाद मैं टाइपिंग में नहीं कर पाया, अच्छा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट दिया, उसके भी प्री मेंस क्लियर हुए, उसमें भी एट द एंड शायद टाइपिंग ही थी, तो टाइपिंग वो भी क्लियर नहीं हुई। मैं 2017 की बात बता रहा हूँ, उसी साल में इतने सारे एग्जाम चल रहे थे। तो ये आप, एक सवाल मेरा कि जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, क्या एक ही तरह की तैयारी से आप सारे एग्जाम्स क्रैक कर रहे थे? देखो मैं बताता हूँ, अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप अगर ग्रुप बी की आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, ओके, तो एक कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे इंग्लिश, GS, रीजनिंग, मैथ्स, ये चार तो ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं। और ये सिर्फ ग्रुप बी नहीं, मुझे लगता है ऑल ओवर, हर जिस भी ग्रुप के हैं ये तो सब में ही काम आता है, लैंग्वेज और GS और ये सब में ही काम आएंगे आपके। अगर आप UPSC की भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी एक CSAT एक एग्जाम होता है, उसमें भी आपको ये चार तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये है कि ये तो आपको पढ़ने ही है। ओके, और तो यही है कि ग्रुप बी में तो ऑलमोस्ट यही सब एग्जाम आते हैं कि जो टॉपिक होते हैं। फिर मैंने ये किया, उसको होल्ड पे डाला और एग्ज़ाम निकाले। फिर मैं 2018 में मैंने शास्त्री भवन, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है, अच्छा, उसमें मैंने ज्वाइन किया ओके, एज असिस्टेंट। ओके, तो उसके बाद फिर मैंने एक मन में एक दुविधा रहती थी कि यार जिसमें जो मतलब मेरी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिला नहीं। तो मन में एक ये था कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है। मैंने PCS की भी तैयारी स्टार्ट की फिर 2019 में, और 2020 में मैंने MA हिंदी से डाला, क्योंकि मास्टर्स डिग्री होती है तो आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि जिनमें मास्टर डिग्री मांगते हैं। तो मैंने MA हिंदी फिर की। उसके बाद मैं ग्राम पाठशाला से जुड़ा 2020 में, हमारे गनौली गांव में उनकी स्टार्ट हुई थी। जी जी, तो मैंने फिर अपनी ये की, उसके बाद डिप्लोमा किया, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक डिप्लोमा था, वो भी किया। जॉब के साथ साथ ये सब चल रहा था? जी, जॉब के साथ साथ चल रहा था। वेरी गुड। उसके बाद फिर UPSC के थ्रू ये वैकेंसीज निकलती थी, कोई स्पेसिफिक भी वैकेंसी निकलती थी जिसमें डिप्लोमा मांगते थे और जिसमें मास्टर्स मांगते थे, मैं उनको सबको फिल करता था। ओके, तो 2023 में मैंने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन फिर मंजिल हाथ लगी 2024 में आके। मंजिल नहीं, आपने तो झंडे गाड़ दिए इस बार। तो आपने इतना कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया है कि इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये मानना था कि इस सफ़र में मैंने ये सीखा कि अगर आप किसी भी काम को लगातार कर रहे हैं तो सफलता को भी आपके आगे टिकना पड़ता है, घुटने टेक देती है। सफलता तो आपको मिलेगी अगर आप किसी भी काम में लगातार, चाहे वो कोई भी काम हो। कंसिस्टेंसी इज द की, डिटर्मिनेशन, ये दोनों चीजें, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, डिटर्मिनेशन, ये सब। अच्छा, तो आप शादी के कितने साल हो गए हैं आपके, और ये साथ साथ ये दोनों चीजें चल रही हैं? साथ साथ तो दो क्या, मैं इतने सारे उसमें मैं इन्वॉल्व हो चुका था। 2021 में मेरी शादी हुई। 2021 में हुई है शादी? अच्छा, तो 2021 में शादी हुई मेरी, और उसके बाद मैं पढ़ाई भी साथ में मेरी चल रही थी। बच्चा भी है कोई? जी, मेरी बेटी है, अरे अभी 2.5 साल की। अच्छा, जी जी, तो ये तो कमाल हो गया, आप 3-3, 4-4 रोल्स एक साथ प्ले कर रहे थे। जी जी। अब अच्छा, फिर फादर भी बन गए 2022 में। फिर फैमिली को भी देखना था, साथ में जॉब भी थी। और नहीं, मैं 1 मिनट के लिए ज़रूर दर्शकों से ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, जो यूथ जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास एक फोकस है, समय है कंसंट्रेट करने का, लेकिन गृहस्थी से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है। और जो इंसान पिता का रोल भी प्ले कर रहा है, एक पति का रोल भी प्ले कर रहा है, और मैं
कंफर्मली ये कह सकती हूँ बॉबी जी को देख के कि वो रोल भी वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहे होंगे, तो हैट्स ऑफ टू यू। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जब आप इतनी सारी चीजों को एक साथ लेके अच्छे तरीके से उस चीज को कर पा रहे हैं। तो बॉबी जी मुझे अभी आप ये बताइए, अब ये आपकी जर्नी हो गई यहाँ तक की, टॉप कर लिया आपने, तो अभी ज्वाइन आप कब करेंगे? ज्वाइन में किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हैं तो ज्वाइनिंग में वैसे वो डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, बट ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये डोजियर भी जाते हैं। इट्स अ क्लास 1 ऑफ रैंक ना? जी जी, क्लास 1। क्लास 1 रैंक। जी जी। तो और जैसे आईपीएस है, आईएएस है, इनकी पहले ट्रेनिंग होती है क्या? आपकी कोई जी ट्रेनिंग होगी? होती है जी। अच्छा, 9 महीने की ट्रेनिंग है। तो मैं ये चाहती हूँ बॉबी जी, आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी दर्शकों को या युवा बच्चों को जो इस फील्ड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए बच्चों को, क्या है ये डिपार्टमेंट? यूपीएससी ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम हिंदी में बोल देते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। भविष्य निधि संगठन। तो इससे मेन तो इसकी तैयारी देखो मैं बताऊं, ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन, ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये होते हैं ऑटोनोमस बॉडी। ओके। हाँ, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं ये, बट इनके अपने रूल्स होते हैं। अच्छा। और ये अपने थ्रू ही वैकेंसी निकालती है। ठीक है, तो मैं बस दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर उसको पकड़ के मत बैठना कि मुझे ईपीएफओ में ही जाना है, मुझे ईएसआईसी में ही जाना है, या मुझे पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में ही जाना है, क्योंकि इन डिपार्टमेंट का स्टाफ होता है कम, लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, और कभी कभी ये होता है कि 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं वैकेंसी ही नहीं आती। अच्छा। अभी ये वाली वैकेंसी जो आई है मेरे, जो मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 साल में ये वैकेंसी आई है। तो इसके लिए आपका फोकस होना और ध्यान रखना, लगातार देखते हाँ, रहना, अपनी ये तैयारी कंटिन्यू रखिए। जी जी। और फॉर्म तो देखो सरकारी बहुत फॉर्म्स आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप सारे एग्जाम दीजिए, ज्वाइन कीजिए मत कीजिए वो तो देखो बाद की बात है, पहले आप एक जॉब लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्टैंड, फैमिली के लिए प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो वहां से आप अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए, खुद को सिक्योर कीजिए। तो पहले तो यही एम रखिए कि एक जॉब लें। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? जी। तो वैसे मैं देख रही हूँ रुझान युवाओं का आजकल प्राइवेट नौकरियों की तरफ काफी हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये को प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबके अपने प्रोज होते हैं, सबके अपने कॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के लिए जाइए। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब सिक्योरिटी है कि भी मुझे जॉब चाहिए, चाहे मैं कम पैसे भी मिलेंगे तो मैं अपनी गृहस्थी चला लूंगा। वो फिल्म आई थी ना, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। तो तब से बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंटल, नई नई फील्ड्स में जाना, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, इन सब चीजों की बहुत चर्चा होने लगी है नहीं तो एजुकेशन सिस्टम में। जरूरी भी है, जरूरी अगर भी है। पूरे युवाई देखो, सबको पता है सरकार के पास इतनी वैकेंसी है नहीं, लिमिटेड वैकेंसी है। ठीक है, लिमिटेड उनके पास डिपार्टमेंट है, इतना कोई वो नहीं है। अगर पूरे युवा इसकी तरफ अगर हो जाएंगे आकर्षित कि भी हमें तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। लेकिन एक ग्लैमर है इधर ना, जो आप जैसे आज आपने टॉप किया है, तो आप देखिए कि रातों रात आप एक स्टार बन गए, तो जो ये ग्लैमर है, और मैं ये एक चीज देखती हूँ कि ग्रामीण युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है, क्या ऐसा है? हाँ, क्योंकि ग्रामीण में देखो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या डिफरेंस है? सबसे मेन डिफरेंस है कि जो अर्बन एरियाज के जो बच्चे होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि सारी कंपनीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सब तो शहर में ही शिफ्ट हो रहे हैं, गांव में कौन लेके जाता है? एक विस्तृत उनके पास एक वो है, एक स्कोप कह लीजिए उनके पास कि भाई मैं अगर भाई सरकारी नौकरी में भी मैंने देखा है कि इतना अर्बन एरियाज में फिर भी इतना नहीं होता जितना गाँव में होता है। क्यों? गाँव में बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी कहाँ है? वहाँ कंपनीज नहीं है। ठीक है, वहाँ क्या करेंगे वो बताइए? अगर उनके पास आखिरी ऑप्शन बचता है कि हमें तो सरकारी जॉब मिल जाए तो हम सेटल हो जाए, तो इसलिए गांव के बच्चों का थोड़ा रुझान ज़्यादा रहता है। और अच्छी बात है भी, गांव के बच्चे अब तो मैं देख रहा हूँ कि भी नहीं, मैं भी आपसे ये, क्योंकि मैं एक करियर काउंसलर भी हूँ, और तो मैं जब बच्चों की क्वेरीज आती हैं तो मैं ये सच में एक डिफरेंस देखती हूँ कि जो अर्बनाइज सेटअप वाले बच्चे हैं वो क्रिएटिव जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं,
और जो ग्रामीण क्षेत्रों वाले बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना, एज यू सेड, उतना एक्सपोजर नहीं होता। तो ये सच है कि सरकारी नौकरियों में जॉब सिक्योरिटी तो है। जॉब सिक्योरिटी भी है, और अब तो, पहले तो देखो 6th पे कमीशन में इतना सैलरी हम कह सकते थे नहीं थी, अब तो 7th पे कमीशन में काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, और आप अपनी फैमिली मेंटेन कर लेते हैं। और मेरा एक अपना खुद का मानना है कि जॉब आपके प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या आपका अपना स्टार्टअप हो, मोदी साहब ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया हुआ है, आप कुछ भी हो, मेन आपकी सेटिस्फेक्शन है, आप कहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। क्योंकि आप एक 30,000 की नौकरी में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, बिल्कुल। और कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी की लाख रुपए, 5 लाख रुपए उनको पर मंथ मिलते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो इतना बोझ लेके अपने सर पे दिन रात, इतना हेक्टिक उनका बना हुआ है शेड्यूल, और ये भी है ना, फ्रस्ट्रेशन में इतने हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, फैमिली पे गुस्सा निकाल रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन मेरे हिसाब से जरूरी है भाई। जैसे जैसे ओहदा बढ़ता है, जी। तो सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास इनकम ज्यादा आ रही है या आपका ओरा बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, और ब्यूरोक्रेसी में बड़े लेवल पे बहुत तरह की परेशानियां आती हैं, बिल्कुल आती हैं। आप देखो, बाहर से आप, वो होते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, वो वाली कहावत है, आप कहीं से भी किसी भी चीज को बाहर से देखोगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अंदर जाओगे, अंदर किसी भी फील्ड में आप जाते हो, तब आपको रस्साकशी, पॉलिटिक्स, ये असलियत आपको मालूम पड़ती है कि क्या हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो ऐसा जरूर, यार एक बात बताओ, आपको गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, तो ऐसा है कि आपने जॉब ले लिया, आपको काम नहीं करना, काम तो वहां भी करना है, काम तो करना ही पड़ेगा, तभी सरकार तभी तो पैसे देगी, काम नहीं करोगे तो फिर मौज मस्ती के लिए थोड़ी। ये एक मिसकंसेप्शन कह सकते हैं, मिसकंसेप्शन, लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी में बस आपको काम नहीं करना, पर ऐसा नहीं है, जाओ मजे की खाओ, बस वो वाली। तो जो भी युवा ये सोचते हैं कि बड़े ओहदे पे जाके अलग तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेगी वहां, और कमर हमेशा आपको कस के रखनी है, अपने अपने मेहनत आपको हमेशा करनी है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़े, और मेहनत से लोग इतना डरते क्यों, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। क्यों डरना यार, मेहनत हमें, अगर इंसान बने हैं हम जी, ठीक है, और हम में पशुओं में क्या मेहनत से हम क्या समझते हैं। देखो, मेहनत सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो ही मेहनत है। आप किसी भी फील्ड में, अगर आप स्टार्टअप भी करते हो, मेहनत है, आप जिम जा रहे हो, वो भी तो मेहनत ही है। मैं कह रहा हूँ, किसी भी चीज में आप जा रहे हो तो मेहनत तो है। आपसे सवाल पूछूं मैं, आपका बिल्ट देख आप शायद जिम जाते हैं। जी अच्छा, तो आप, ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे मैंने देखा है फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान कम देते हैं, पर आप शायद दोनों ही तरफ बराबर ध्यान देते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो एक्सरसाइज उसमें बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले करती है उस स्ट्रेस को खत्म करने में। तो फिटनेस रूटीन थोड़ा सा मेरे युवा दर्शकों को बताइए प्लीज। जी, वो एक कहावत से मैं स्टार्ट करूंगा कि बच्चों ने सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये लगेगा कि हमारे तो भाई खराब हो रहे हैं। अगर आपने आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज की तो बच्चों को लगेगा यार हमारे तो पढ़ाई का टाइम निकल गया है। तो लेकिन ये बहुत बड़ा लोगों का एक मिसकंसेप्शन आप कह लीजिए। मैं अपनी बताता हूँ, आप अगर रात को पढ़ाई करी आपने कोई 12 बजे 1 बजे तक आप सो गए, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठने का किसका मन करेगा? किसी का नहीं करेगा। बिल्कुल। तो बच्चे क्या उठते हैं, 9-10 बजे उठेंगे, अपना चाय नाश्ता किया, फिर पढ़ाई में लगे। ठीक है, आप यही यूटिलाइज क्यों नहीं करते हैं टाइम? मैं अपनी बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं 9 बजे ही सो रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस से 6 बजे निकलता हूँ और मेरे घर से मेरा ऑफिस 50 किलोमीटर दूर है, ग्रेटर नोएडा से शास्त्री भवन। अच्छा, ठीक है। और दिल्ली ट्रैफिक का तो किसको नहीं पता। ठीक है, तो मिनिमम आप मान के चलिए 1.5 घंटा तो मान लीजिए। मैं घर पहुंचता हूँ 7 बजे। ठीक है, खाना खाया, थोड़ा वॉक करी। ठीक है, उसके बाद अपना 1-2 घंटे पढ़ाई करी, तो 12 ऑलमोस्ट मेरे को बच जाते हैं। 12 बजे सो गए, उसके बाद मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, हाँ। वो कहते हैं ना कि सपने आपको सोने नहीं देते, तो सपने बड़े बनाइए, लक्ष्य बड़े बनाइए। तो वही चीज़ है, आप कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लीजिए, 7 घंटे की नींद लीजिए, अरे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। आप 6 घंटे की नींद मिलेंगे, आपके लिए इनफ है। साउंड होनी चाहिए। हाँ, साउंड होनी चाहिए, बस आप भी देर सोएं, आप एक चैन की नींद, पीसफुल एनवायरनमेंट में सोइए और आराम से। तो 5:30 बजे मैं उठा,
6 साढ़े 6 बजे जिम गया, 7:30 बजे आया, 1 घंटे की एक्सरसाइज बहुत होती है, 7:30 बजे आया, 8 बजे अपना ऑफिस चले गए। तो ये दिनचर्या है अपनी। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आप जिम भी मत जाइए, आप अपने ही घर पे हल्की फुल्की, आप आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बताते रहते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। भाई जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है, जिनके पास ये है कि भाई मेरे घर से जिम नहीं है, दूर है, मेरे घर के पास नहीं है, तो मैं यही कहूँगा आप 4 से 5 एक्सरसाइज आधे घंटे का आप समय निकालिए। और आप ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी में आप डिफरेंस देखना, कितना डिफरेंस आएगा आपके पर्सनैलिटी में, पढ़ाई में मन लगेगा और फोकस आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो आप पिछले 2 घंटे में आप पढ़ाई करके करते थे वो ज़्यादा नहीं तो 1.5 घंटे में तो हो ही जाएगा। बहुत बहुत अच्छा सजेशन बॉबी जी का। और ये युवाओं को सच में ध्यान रखना चाहिए कि एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जी। और बहुत ही पॉजिटिव रहता है पूरे दिन। आप सुबह एक बार जिम चले जाइए या वॉक कराइए तो फ्रेशनेस रहती है पूरे दिन। जी। अब दूसरा सवाल मेरा है आपसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने किया? अब आप जैसे सुबह आपने रूटीन तो मुझे बता दिया, तो कितने घंटे आप तैयारी करते थे? घंटे का तो ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं था। अच्छा। कि मेरा कोई मैंने फिक्स बनाया, क्योंकि आप जॉब के साथ आप कोई भी टाइम टेबल बनाइए वो बहुत मुश्किल होगा ही नहीं, आप फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑफिस में कभी कब काम आ जाए, कब आपको ऑफिसर्स के साथ जाना पड़ जाए, तो आप कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो मेरा, लेकिन मैंने ये बनाया था कि मेरे को डेली का कम 5 से 6 घंटे तो हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब 3 से 4 घंटे तो मैं कर लेता था जैसे तैसे एडजस्ट। ऑफिस में 1-2 घंटे का टाइम निकाला, शाम में मैंने 1-2 घंटे का टाइम निकाला। तो यही है कि टाइम इतना कुछ मायने नहीं रखता। तो आपने कोई कोचिंग ली है किसी संस्था से? कोचिंग मैंने तभी ली थी जब मैं कॉलेज के टाइम था। अच्छा। 2015 में जब मैंने की, तभी मैंने 1-2 साल की कोचिंग ली थी। अच्छा। उसके बाद से फिर मैं सेल्फ स्टडी में करता था। तो कुछ बुक्स आप हमारे युवा बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं क्या? बुक्स सीरीज और कुछ? बुक्स तो मैं, देखो किसकी बुक सजेस्ट करें, क्योंकि बुक्स सजेशन करना जो मेरे लिए ठीक थी वो हो सकता है किसी बच्चे के लिए ना हो। तो बुक सजेशन करना मुझे नहीं लगता कि थोड़ा ठीक। आप ना 10 बुक को मत पढ़िए। अच्छा। एक ही बुक लीजिए, किसी भी ऑथर की ले लीजिए, आज सब अपने आप में अच्छी बुक्स होती हैं। एक ही बुक को 10 बार कीजिए, 10 बुक को ना पढ़ के एक ही बुक को 10 बार कीजिए। इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीएस हो या रीजनिंग या किसी भी उसकी, उससे आपको ये होगा कि कम से कम इस बुक में से अगर मेरे पास कुछ भी आया तो वो मेरा नहीं जाएगा। तो एनसीईआरटी का रोल तो रहता है, एनसीईआरटी बुक्स का, हाँ रोल्स, क्योंकि आपका तो पढ़े जरूर, बेस तो देखो वही आपका तो उससे ही बनता है। एनसीईआरटी पढ़िए, और इतनी सारी बुक्स आ गई हैं। अब तो मुझे लगता है कि इतनी सारी कोचिंग हो गई हैं और अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बच्चों के लिए इतनी सुविधा हो गई है, तो घर बैठे अपना पढ़ सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी भी आपको यूट्यूब पे या किसी भी साइट पे मिल जाएगी, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। डिजिटल लाइब्रेरीज हैं सब पे, वो है। तो आजकल तो ठीक है, अगर कोई पढ़ने वाला हो तो बहुत इजी हो गया है अब तो पहले के मुकाबले। तो मेरा बच्चों को यही है कि भाई आप बुक्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, कोई एक ही बुक लीजिए और उसको बार बार उसको रिपीट कीजिए, वो हो जाए फिर दूसरी बुक पढ़िए जब आप उसको हो गए कि मेरे को ये अच्छे तरीके से मेरी बुक हो गई है। तो यही है। अच्छा, तो बॉबी जी अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे भी चर्चा की जाए आपकी। तो 2021 में आपकी शादी हुई है। जी। और एक बेटी है आपकी। जी। अच्छा, तो बेटी अभी तो स्कूल नहीं जाती होंगी? स्कूल क्या, तो प्ले स्कूल में आजकल तो 2.5 साल का। वैसे तो अब वो हो गया है कि नर्सरी में 4 ईयर से छोटा बच्चा नहीं जाएगा, नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो वाइफ कैसे एडजस्ट करती हैं आपके शेड्यूल के साथ? इतना दे पाते हैं टाइम अपने जीवन साथी को? जी। देखो, आप अगर टाइम तो आपको देना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपकी अल्टीमेटली आप नौकरी के लिए किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? है तो मेन तो वही है कि भी फैमिली के लिए। अच्छा, युवाओं को प्लीज ये संदेश जरूर दीजिए, पैसा, ओरा, ये सब दिमाग पे चढ़ता है। जी। और मैं आजकल देख रही हूँ जो युवा वर्ग आ रहा है वो रिश्तों में समर्पण, ईमानदारी वो खत्म हो रहा है एक्चुअली। तो इस पे थोड़ा सा युवाओं का मार्गदर्शन करिए।
2017 में जब मैंने स्टार्ट किया तब जी। तो मेरी शादी नहीं हुई थी, ओके। तो तब मेरा फोकस था कि भी मेरे को नौकरी चाहिए। फिर अपना टाइम में नौकरी लगा, फिर टाइम बीतता गया जॉब में। 2021 में शादी हुई, तो 21 में फिर सिस्टर भी थी, सिस्टर की भी शादी करनी थी। अच्छा। तो पर्सनल रिलेशन में आजकल युवाओं को, आजकल मैंने देखा है उनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। पार्टनर अच्छा मिल जाए तो उसमें ये कमी है, कमियां निकालते हैं। आप जितनी किसी भी चीज़ की, देखो परफेक्ट कोई नहीं होता। वेरी ट्रू। ठीक है, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, कोई भी है, कोई परफेक्ट नहीं है। आपका जीवन साथी है या आपकी कोई भी कोई भी है, तो आप उसको जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। उसको कमियां उसकी गिनिए, उनकी देखने की बजाय उनकी अच्छाइयाँ देखिए बिल्कुल। कि उनमें अच्छाइयाँ क्या क्या है। क्योंकि कमियां आप कितनी भी गिनो, वो फिर किसी में है, किसी में भी, और रिश्ते खराब होते हैं। आप अगर मैं भी अब मैं वाइफ को बोलूँ कि यार तू मतलब तुम में ये है, तुम में वो है, तो एक टाइम आएगा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नहीं, और मैंने ये भी देखा है युवाओं में सेल्फ एनालिसिस नहीं है। Self वो खुद analysis। नहीं देख रहे जी, कि जी। वो कहाँ, लेकिन उनको पैसे के लेवल पे भी ये चाहिए, लुक्स के लेवल पे भी ये चाहिए। जी, तो जी। ये जो इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस हैं युवाओं की, ये उन्हें थोड़ा सा कंसीडरेट करना चाहिए इस विषय में। मेरा तो देखो ये कहना है कि पैसे कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि पैसे देखो आ जाएंगे, अब नहीं आएंगे, थोड़े टाइम बाद आएंगे। और ऐसा नहीं है कि भी बिना पैसे के मतलब वो नहीं हो सकता। देखो नेचर, इंसान का नेचर, कोई भी इंसान है उसका नेचर देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नेचर ही आपके साथ रहेगा। लुक्स भी आपके चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन नेचर, मेरी वाइफ का, मैं इसमें बहुत, मेरी मतलब ये लगा लीजिए, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरा भाई, सबका इसमें बहुत अहम रोल रहा है। क्योंकि उन्होंने कभी मेरे को ऐसा मतलब फील नहीं होने दिया कि भी आज घर में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि किसी शादी के बाद तो सास बहू में पता ही है कि कभी कुछ कभी कुछ। यही है हिडन जो सपोर्ट है जी, जीवन साथी का, यही वो सपोर्ट है। तो वाइफ को था कि भाई मेरा हस्बैंड भी आगे निकलना चाह रहे हैं, तो उनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। देखिए किसी भी, क्योंकि मदर तो देखो शादी से पहले मदर, जी बिल्कुल, और शादी के बाद वाइफ का, आप कह लीजिए ना, दोनों का फिर सेम रोल हो जाता है एक टाइम पे आके। क्योंकि वाइफ को आप ये नहीं कह सकते कि भी ये मेरी मतलब मदर है, मतलब उसके साथ, क्योंकि वाइफ के साथ भी आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। तो वाइफ ने, मेरी मदर ने, सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे को पूरा टाइम मतलब मेरे को था कि भाई आप पढ़िए, कोई भी घर का ऐसी कोई काम है तो हम देख लेंगे, वो कोई घर की जिम्मेदारी है, तो बहुत सपोर्ट था उनका। तो ये मैसेज है पार्टनर को सपोर्ट कीजिए कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, नहीं, अब एक्चुअली बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड आजकल का लाइफस्टाइल हो गया ना, सबको अपनी वो चाहिए। लेकिन ये सच है कि ये रिश्ता जो है, शादीशुदा रिश्ता, एक पुरुष और स्त्री का या पति और पत्नी का रिश्ता, बहुत ज्यादा समर्पण मांगता है। और युवाओं को ये सच में सीखना चाहिए कि कुछ सालों बाद जब आप अपनी पिछली लाइफ को जाके एक बार देखते हैं तो आपको इतना संतोष आता है कि आपने जो किया वो बहुत बेहतर किया। तो बहुत सारे क्षेत्र हमने कवर किए बॉबी जी के साथ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कैसे उन्होंने तैयारी की, शारीरिक श्रम करना या मेंटल और फिजिकल हेल्थ का कनेक्शन, इस पे भी हमने बात कर ली। तो अब कंक्लूजन की तरफ है हमारा सेशन, और मैं बॉबी जी आपसे चाहूँगी कि हमारे युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक कंसोलिडेटेड मैसेज आप प्रोफेशनल लाइफ या जिंदगी में वो क्या अचीव करना चाहते हैं रिश्तों को निभाते हुए, इस पे युवाओं को एक मैसेज दीजिए। और संतोष, ये है ना कि संतोष कहीं है ही नहीं, ये चाहिए, तो ये जब आप एक बार पैर जमा लेते हैं कि आपको ये पता चल गया कि यहाँ मुझे जम के और धीरे धीरे बढ़ना है, तो इस तरह का एक क्या संदेश आप बच्चों को देना चाहेंगे, युवाओं को? बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप सभी के सामने, एक ऐसी यात्रा या ऐसी सफ़र को पूरा करने के बाद बैठा हूँ जो चुनौती और कठिनाइयों से पूरा भरा हुआ था। बिल्कुल। तो चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ तो आएंगी,
क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि भी आपने कोई शॉर्टकट ले लिया और सफलता मिल जाएगी। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं है, परेशानियां आएंगी। ठीक है, और ये मत सोचिए कि असफलता बार बार मिल रही है तो हम फेल हो गए, क्योंकि हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। तो मेरा यही संदेश है कि कभी भी हार मत मानिए, जो भी आपने लक्ष्य बनाया उस पर विश्वास रखिए और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उस पर काम कीजिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते। और जैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज किया, ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग अनमैरिड भी होंगे, तो आपके पास तो हो सकता है इतनी जिम्मेदारियां ना हो। तो जब अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य बड़े बनाइए, उन पर काम कीजिए। और मैं रीना जी को ये बताना चाहूँगा कि जब मेरा जो टाइम टेबल था, जैसे मैं शुरू में मैंने बताया कि जिम जाना, मेरी जॉब भी थी, तो मैंने एक चैनल भी बना लिया था बीच में, यूट्यूब चैनल भी बना लिया था। अच्छा, हाँ, उसके बारे में बताइए कुछ दर्शकों को। तो मैंने एक रिलीजियस था, क्योंकि मुझे थोड़ा अपने सनातन को लेके थोड़ा मेरा है। अच्छा, कि हिंदुत्व समाज, सनातन धर्म। और तो मुझे, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो लोगों को लगता है सिर्फ भक्ति नहीं, बहुत साइंटिफिक है। तो मुझे लगा कि ये साइंटिफिक जो हमारे इसमें सनातन में एक वो है, उसको मुझे मतलब यूथ के साथ शेयर करना चाहिए। नहीं, स्पिरिचुअलिटी वैसे भी आपको पीस ऑफ माइंड भी तो देती हाँ, है, आपकी तैयारी में भी इसने हेल्प किया होगा। मैंने एक बीच में यूट्यूब चैनल भी बना लिया था, और अभी मैं बताऊं तो मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। तो अब आप सोचिए कि मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ, साथ में इसकी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और फैमिली भी संभाल रहे हैं। फैमिली भी है। ठीक है, तो और मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई दिन के 50 घंटे हैं। Really? आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे ही थे। बस डिफरेंस इतना है कि मैंने उनको सही तरीके से मैनेज कर लिया। तो आप भी मैनेज कीजिए, तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, और अगर कोई भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो रीना जी से कांटेक्ट कीजिए, तो मैं उनको माध्यम से आपको आप कमेंट्स में हमसे किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो हम कोशिश करेंगे आपकी उस समस्या को या आपकी क्वेरी को स्पेसिफाई किया जाए। जी। तो देखिए, ये था हमारा आज का पहला एपिसोड, जिसमें हमने बात की और बहुत ही बढ़िया हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ। न सिर्फ हमने बात की कि कैसे आगे बढ़ना है थ्रॉट कट कंपटीशन के एज में, ये बात भी हमें समझ आई कि पर्सनल रिश्ते आपके और घर में अगर आपके सामंजस्य है तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने रिश्तों को भी संभाल के रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आप आराम से आगे बढ़ पाएंगे। तो हम कॉन्क्लूड करते हैं अपना आज का एपिसोड, अ पॉजिटिव डायलॉग का पहला एपिसोड। और इस तरह की पॉजिटिव चर्चाएं और इस तरह के पॉजिटिव गेस्ट जिन्होंने हर जगह सामंजस्य बनाया, परिवार से लेके अपने प्रोफेशन तक में, ऐसे और गेस्ट को आपके साथ लाएंगे, उनकी स्टोरीज को शेयर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है।